प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 अब आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। अगर आपकी एसेट इस डेट से पहले ट्रांसफर हो रही है तो सेम वही लॉ है जो आप पहले करते थे। अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हो तो पहले ये कितना होता था 15% और अब ये कितना है 20%। और अगर वो 20,000 रुपए है उसकी लिमिट, इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा, TDS कटेगा 10% से, ये याद रखना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अमेंडमेंट इनकम टैक्स की, वो सभी अमेंडमेंट जो कि जून 2025 के लिए जरूरी है। जून 2025 वाले सभी बच्चों के लिए ये अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे आज की क्लास में हम इनकम टैक्स में आए सभी अमेंडमेंट्स की चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स की हर एक अमेंडमेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं CA कंचन गुप्ता आज इस क्लास में आप सबका वेलकम करती हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि मैम ये जो आप हमें अमेंडमेंट्स कवर करा रहे हो ये कौन से वाले बजट के थ्रू आई थी। तो बच्चों, जो हमारा फाइनल बजट आया था लास्ट, इस बजट से जस्ट पहले वाला जुलाई 2024 वाला जो बजट आया था, ये बजट जून 2025 में जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन सबके लिए एप्लीकेबल है। दूसरी बात, जो बजट अभी रिसेंटली आया है 1 फरवरी को, उसकी वजह से भी इनकम टैक्स में थोड़े से अमेंडमेंट्स हुए हैं, लेकिन वो जून 25 वाले पेपर में एप्लीकेबल नहीं है, वो दिसंबर 25 के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैम बेसिक्स और स्लैब रेट्स में क्या डिफरेंस आया है। तो स्लैब रेट की अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चों सबसे पहले तो यही जान लो कि प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 अब आपके लिए एप्लीकेबल रहने वाला है। स्लैब रेट ओल्ड रिजिम में कोई चेंज नहीं आया था, बट स्लैब रेट जो न्यू रिजिम में होता है उसमें बहुत ज्यादा चेंज आया है। उन्होंने पूरा का पूरा स्लैब रेट बदल के रख दिया है। तो आप देख सकते हो ये लिमिट अप टू 3 लाख तक इनकम निल है। 3 to पहले यहाँ पे 6 होता था, ये 7 कर दी गई है। 7 to 10, 10 to 12, 12 to 15, above 15। सो ये आपको दी गई है पूरी की पूरी एक न्यू रिजिम के अंदर लगने वाला स्लैब रेट। फिर बात आती है कि आप सब बच्चे जानते भी हो कि 7 लाख तक आपके ऊपर मार्जिनल रिलीफ भी एप्लीकेबल होती है। ठीक है मैम, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, अमेंडमेंट ये थी। नेक्स्ट, अब बात आता है टैक्स का रेट। फर्म, लोकल अथॉरिटी, डोमेस्टिक, जिन पे जो रेट लगता था वही रेट है, बट हमने यहाँ पे पढ़ रखा है डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी का ये ईयर अमेंड हो गया है, प्रीवियस ईयर जो लिखा है ये अमेंड हो गया है। प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर आपकी टर्नओवर इस अमाउंट से एक्सीड नहीं करती है तो आपके टैक्स का रेट रहेगा ये। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर पहले कुछ और था, इसको चेंज कर दिया गया है। बाकी जो हमारी कंपनीज होती थी फॉरेन कंपनी, उस पे 40% का टैक्स का रेट लगता था, जो कि अब 35% हो गया है। चलो अब चलते इनकम फ्रॉम सैलरी। बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट आया है। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी, पहले कितनी होती थी 50,000 रुपए। ओल्ड रिजिम में अभी भी ये 50,000 रुपए, लेकिन अगर न्यू रिजिम में आप जाते हो तो ये है 75,000। तो ये एक अमेंडमेंट आई है सैलरी हेड में। पीजीबीपी की बात कर लेते हैं। कोई खासा अमेंडमेंट पीजीबीपी में भी नहीं है। पीजीबीपी में बस एक ये बात यहाँ पे अच्छी इन्होंने एड ऑन कर दी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो लेटिंग ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रॉपर्टी को आप रेंट पे उठाने का बिजनेस कर रहे हो, हालांकि ये एक बिजनेस है, आप हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे उठा रहे हो, लेकिन अब ये बिजनेस आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम है। तो ये वापस से आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का हिस्सा बना दी गई है। जबकि पहले हमने ढेर सारे एग्जाम्पल किए थे कि बिजनेस इनकम है तो बिजनेस में जाएगी, लेकिन अब इस बात पे क्लैरिफिकेशन आ गई है, अमेंडमेंट आ गई है कि दिस इज द इनकम बिलोंग्स टू द हाउस प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे आप सब देख सकते हो एक रेट चेंज हुआ है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता था न्यू पेंशन स्कीम 80CCD में, तो जब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता था तो इसको डिडक्शन मिलती थी 80CCD में। तो पहले ये डिडक्शन मिलती थी 10% ऑफ सैलरी,
तो इसको कर दिया गया है 14% ऑफ सैलरी, बाकी कुछ अमेंडमेंट नहीं है यहाँ पे। फिर बात करते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड, जो सेक्शन नंबर 37 होता था। सारे के सारे खर्चे डिसअलाउड हमने सीखे हैं, एक नया खर्चा एड ऑन हो गया है। क्या खर्चा एड ऑन हुआ है? टू सेटल्ड प्रोसीडिंग इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रावेंशन अंडर सच लॉ एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट इन दिस बिहाफ। सिंपल सी बात है, कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है लॉ का, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की है, कोई कॉन्ट्रावेंशन हुआ है, कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई है, तो उससे रिलेटेड कोई भी खर्चा हो रहा है तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड में मेजर अमेंडमेंट्स आए। देखो अभी तक तो कुछ खासा नहीं है, स्लैब चेंज हुआ, सैलरी में एक वर्ड आ गया, और बाकी पीजीबीपी में भी बस एक दो चीजें एड ऑन हुई, बट यस कैपिटल गेन में अच्छे खासे अमेंडमेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे बच्चों ध्यान दो, इन्होंने ना जो अमेंडमेंट करी है 23 जुलाई 2024 इस दिन या इसके बाद से लॉ कुछ और है, इस दिन से पहले लॉ कुछ और है। ध्यान देना, इस दिन से या इसके बाद से लॉ कुछ और है, इससे पहले लॉ कुछ और था। बट आपको दोनों ही लॉज पढ़ने पड़ेंगे। पहले वाला तो आपने पढ़ ही रखा होगा, न्यू वाला इज वेरी इजी। चलिए आपको दोनों ही पढ़ने होंगे, अभी समझ आएगा क्यों। अगर आप सबसे पहले तो इन्होंने एसेट की डेफिनेशन को चेंज कर दिया, जो हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में सेग्रीगेट करते थे उसको इन्होंने चेंज कर दिया। अगर आपकी एसेट इस डेट से पहले ट्रांसफर हो रही है तो सेम वही लॉ है जो आप पहले करते थे, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने वाला। लेकिन अगर आपकी एसेट इस डेट पर या इस डेट के बाद ट्रांसफर हो रही है तो आप लॉन्ग और शॉर्ट टर्म के लिए आपके पास सिर्फ दो कैटेगरी रह गई हैं, 12 मंथ और 24 मंथ। आइए इसको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे इस टेबल में। अगर आपने एसेट ट्रांसफर की है बिफोर दिस डेट तो ये वाली 3 एसेट्स हैं तो 12 मंथ, ये वाली 2 एसेट्स के लिए 24 मंथ होता था, और इन एसेट्स के लिए 36 मंथ। ये होता था हमारा क्या, शॉर्ट टर्म, और बाकी सभी में क्या हो जाता था, लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर एसेट आपने इस दिन या इस दिन के बाद ट्रांसफर करी है तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैटेगरी रह गई हैं, वो 3 कैटेगरी और बाकी सब इन्होंने अदर में डाल दिया। मतलब कि 12 महीने के अंदर एसेट ट्रांसफर करी है, ये वाली 3 एसेट है तो शॉर्ट टर्म। अदरवाइज कोई भी एसेट है 2 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर किया तो शॉर्ट टर्म होगी, अदरवाइज ये दोनों ही एसेट्स लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में जाएंगे। पहले 36 मंथ 3 साल का एक पीरियड होता था, वो अब नहीं होता है। सो यहां पर आप देख सकते हो ये एक अमेंडमेंट से एक और नई बात एड ऑन हुई है। हम ये सब चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो हमारे डिबेंचर्स होते थे और जो बॉन्ड होते थे उन पर कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता था, उनका कभी भी हम इंडेक्सेशन पहले भी नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे बॉन्ड और डिवेंचर होते थे वो ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बनाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे इन्होंने क्लियर कट लिख के दे दिया, ऑन और आफ्टर दिस डेट, ऑन और आफ्टर दिस डेट अनलिस्टेड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स हमेशा क्या ट्रीट किए जाएंगे, शॉर्ट टर्म। हमेशा क्या किए जाएंगे, ट्रीट शॉर्ट टर्म। इंडेक्सेशन तो पहले भी नहीं होता था और अब शॉर्ट टर्म ट्रीट कर दिया तो अब तो वैसे भी नहीं होना है, ठीक है मैम। तो यहाँ पे कंप्यूटेशन में आपको चेंज कोई खासा देखने को नहीं मिलेगा। देखो ये तो शॉर्ट टर्म की कंप्यूटेशन है, जैसे करते थे वैसे ही है। लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन भी जैसे ही करते थे वैसे ही यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन एक नई अमेंडमेंट ये आई कि जो इनका बेनिफिट था इसको खत्म कर दिया गया, इस इंडेक्सेशन के बेनिफिट को छीन लिया गया। लेकिन कब से छीना जा रहा है, 23 जुलाई 2024 से। अगर आप 23 जुलाई 2024 वाले दिन या उसके बाद ऐसे ट्रांसफर करते हो तो आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। उससे पहले ट्रांसफर करते हो देन डेफिनेटली आपको इंडेक्सेशन मिलेगा। तो अब ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आएगा पेपर में तो पढ़ना कि एसेट कब ट्रांसफर हो रही है, डेट के हिसाब से डिसाइड करना इंडेक्सेशन मिलेगा या इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। चलिए
तो ये वही पूरी टेबल है, इसमें तो कुछ नया नहीं है, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये मैंने पूरी टेबल यहाँ पे दी है ताकि आप देख पाओ, ये आपके क्लासेस में भी दी गई थी आपको। चलिए हाँ, अब देखो बस अब न्यू में क्या हो गया है, जो इंडेक्सेशन था वो यहाँ से कट कर दिया गया है। अच्छा, ये हमने कवर कर रखा था 23-24 का इंडेक्सेशन 348 होता है। अब 24-25 का भी आपको नीड लगेगा, जो कि कितना होता है 363 होता है। आगे देखो यहाँ पे रेट ऑफ टैक्स की चर्चा करी जा रही है, रेट ऑफ टैक्स। हाँ, ये एक बड़ी अमेंडमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, थोड़ा सा आपके लिए काम बढ़ जाएगा रेट ऑफ टैक्स से रिलेटेड। चलिए अभी तक मैं एक बार अगर समराइज करूं तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एसेट्स को देखने की जो टाइम लिमिट थी उसमें चेंज हुआ है। दूसरा, इंडेक्सेशन का चेंज हमें देखने को मिला है। बस तीसरा, टैक्स रेट में चेंज हुआ है। तो सबसे पहले हम 111A की बात करते हैं। 111A किस पे लगता था मैम? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगता था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हो रहा है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को ट्रांसफर करने से और इन सभी के ऊपर अगर आपने एसटीटी पे किया है तो आपके ऊपर 111A लगेगा, तो आप 111A में आ सकते हो। ठीक है मैम, अगर आप 111A में आ रहे हो, पहली बात तो 111A तभी मिलेगा जब ये पर्टिकुलर शेयर्स होंगे और इन पे आपने एसटीटी पे किया होगा। अगर आप 111 में आ रहे हो, 111 के हिसाब से गेन पे टैक्स लगा रहे हो, तो इस डेट से पहले टैक्स का रेट 15% हुआ करता था, और इस डेट वाले दिन अगर आप सेल कर रहे हो या इस डेट के बाद आप सेल कर रहे हो तो टैक्स का रेट बढ़ा के कितना कर दिया गया है बच्चों? 20%। ठीक है मैम। सो आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक ये रेट भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहे हैं, जो ट्रांजैक्शन आप कंडक्ट कर रहे हो वो आईएफएससी के थ्रू कर रहे हो, आईएफएससी के थ्रू, अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू अगर आप अपनी ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहे हो, तो पहले ये कितना होता था 15% और अब ये कितना है 20%। तो रेट्स आर सेम। ठीक है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि जब आप आईएफएससी के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हो तो एसटीटी पे हो ये जरूरी नहीं है, विदाउट एसटीटी पेड भी आपको 111A मिल जाता है। ठीक है मैम, अब लॉन्ग टर्म की चर्चा कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म कहां पर है? लॉन्ग टर्म है मैम हमारा 112 में। चलिए 112 की चर्चा करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की हम बात कर रहे हैं, उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं जिन पे 112A आप नहीं ले रहे हो। 112A सब पे नहीं मिलता। 112A कुछ स्पेसिफिक लिस्टेड इक्विटी शेयर्स पे मिलता है जिसपे एसटीटी पेड होता है। जो अभी हमने 4 तरह के शेयर्स की चर्चा करी उन्हीं पे मिलता है अगर वो लॉन्ग टर्म है तो, बट एसटीटी पेड होना चाहिए। अगर आपको 112A नहीं मिला है तो कौन सा सेक्शन लगेगा आपके ऊपर? सेक्शन नंबर 112। ठीक है, अब 112 के हिसाब से अगर आप अपनी एसेट को इस डेट से पहले बेच रहे हो तो टैक्स का रेट वही है जो पहले होता था 20% विद इंडेक्सेशन, ये तो पुराना रेट हो गया आपका। लेकिन अगर आप अपनी एसेट को बेच रहे हो इस दिन और इस दिन के बाद से, अगर आप अपनी एसेट को बेच रहे हो इस दिन या इस दिन के बाद से, और वो एसेट अगर आपकी लैंड बिल्डिंग है, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड, अगर वो एसेट आपकी लैंड और बिल्डिंग है या दोनों है और ये एसेट इंडिविजुअल और एचयूएफ के द्वारा एक्वायर की गई थी इस डेट से पहले, इस डेट से पहले एक्वायर की गई थी। सबसे बड़ी बात ध्यान देना, यहाँ पे एसेट जो ट्रांसफर हो रही है वो तो इस डेट के बाद ही हो रही है, लेकिन आपने खरीदी इस डेट से पहले थी, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। जिसमें आपका फायदा हो वो रेट आप अवेल कर लेना, क्योंकि ये हमारा न्यू रेट था, ये ओल्ड रेट था, इन्होंने दोनों ही आपको दे दिए, कहा जिसमें आपका फायदा हो वो रेट आप अवेल कर लेना। लेकिन कब? लेकिन सिर्फ आप ये तभी अवेल करोगे जब लैंड और बिल्डिंग का केस हो, लैंड और बिल्डिंग का केस हो,
एसेट्स सेल हो रही हो इस डेट के बाद और एसेट्स खरीदी जा चुकी हो इस डेट से पहले, तो ही आपके पास ये ऑप्शन है जिसमें आपका फायदा हो, आप वो डेट चूज कर लेना। ओके मैम, नेक्स्ट देखो, अगर आप एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हो, फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अदर कैपिटल एसेट्स, अगर कोई अदर कैपिटल एसेट्स आपकी ट्रांसफर हो रही है, जैसे यहां पे कौन सी थी, यहां पे थी ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ओनली, लेकिन अदर कैपिटल एसेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके पास रेट डबल नहीं है, आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही करना पड़ेगा, ये आपका टैक्स का रेट है। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दो, 112 में अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको अराइज हुआ है फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज आप सेल कर रहे हो, ध्यान देना अनलिस्टेड सिक्योरिटीज है, अनलिस्टेड शेयर्स है, अनलिस्टेड है सब कुछ, और ट्रांसफर कौन कर रहा है, कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय नॉन रेजिडेंट एसएसी इफ ट्रांसफर टेक प्लेस, अगर ट्रांसफर इस दिन से पहले हो रहा है तो ये तो पुराना ही रेट है 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लैक्चुएशन, तो यहाँ पे क्या लेते थे हम मैम 10% विदाउट इंडेक्सेशन वाला ही रेट, पहले वाला ही है। लेकिन अगर ट्रांसफर आपका इस डेट के बाद हो रहा है, याद रखना अनलिस्टेड सिक्योरिटीज अनलिस्टेड शेयर्स हैं, ठीक है, और ये ट्रांसफर अगर इस डेट के बाद हो रहा है तो सिंपल 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, तो है तो सेम ही, बस टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है, पहले भी इंडेक्सेशन नहीं मिलता था, अभी भी नहीं मिलता, लेकिन टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट, अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज है और अगर आप उसको इस डेट तक सेल कर देते हो, इस पर्टिकुलर डेट तक अगर वो आपकी सेल हो जाती है तो 20% विद इंडेक्सेशन और 10% विदाउट इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर, ठीक है, ये तो मैम पुराना ही रेट है, इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, लेकिन अगर इस डेट के बाद सेल करते हो तो सिंपल सी बात है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देखा जाए तो बच्चों के हिसाब से पहले का लॉ कॉम्प्लिकेटेड था, अभी का ज्यादा सिंपल हो गया है, बट आप दोनों ही याद रखोगे क्योंकि आपको देखना पड़ेगा एग्जाम में कि आपकी एसेट ट्रांसफर कब हो रही है, बिफोर दी डेट आफ्टर दी डेट, वैसे आफ्टर दी डेट का ही क्वेश्चन आना चाहिए, बिफोर दी डेट का तो नहीं आना चाहिए, बट कुछ कह नहीं सकते। चलो 112A की चर्चा करते हैं अब। 112A कब लगता था, जब ये 3 एसेट्स होती थी और इन पर एसटीटी पेड होता था, ठीक है मैम, तो यहाँ पे ध्यान देना, पहले क्या रेट होता था, 10% टैक्स लगता था और 1,25,000 रुपए की आपको एग्जाम्पशन मिलती थी, मतलब जो भी आपके एलटीसीजी है उसमें से आप 1,25,000 रुपए की एग्जाम्पशन ले लो, उसके बाद जो भी आपके एलटीसीजी आएंगे उस पर 10% का टैक्स लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो रेट था उसको बढ़ा के 12.5% कर दिया गया, बाकी सब कुछ पूरा प्रोविजन आपको सेम दिख रहा है। हाँ मैम, आगे देखते हैं चैप्टर नेक्स्ट, IOS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई खासा चेंज नहीं है, बहुत थोड़ा सा चेंज है, जो फैमिली पेंशन होती थी तो न्यू रिजिम में ये डिडक्शन होती थी, तो ये जो 15,000 की लिमिट है इसको बढ़ा के 25,000 कर दिया गया है, और कोई चेंज नहीं है। डिडक्शन की बात कर लेते हैं। डिडक्शन में अभी हमने जो 80CCD पढ़ा कि जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 10% ऑफ सैलरी हुआ करता था, तो इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 14%। तो बस एक यही छोटा सा चेंज है आपके डिडक्शन में। अच्छा, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर देखो, रिटर्न फाइलिंग के चैप्टर में भी एक छोटा सा चेंज है। पहले क्या होता था कि अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप क्या कर सकते थे, अगर आपके पास आधार नहीं है तो आप एनरोलमेंट आईडी के थ्रू भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे, लेकिन 1 अक्टूबर से अब आपके पास आधार होना चाहिए तभी आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाओगे, तो ऐसी कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। टीडीएस टीसीएस की चर्चा कर लेते हैं। कुछ जगह पे बस रेट्स चेंज हुए हैं, जैसे कि 194DA की अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस पॉलिसी वाला, तो यहाँ पे 5% से टीडीएस कटता था, लेकिन अब ये रेट कितना हो गया है, 2% हो गया है। ऐसे ही कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट पे जो हमारा रेट होता था पहले, मैंने उल्टा बोल दिया शायद उधर, कि जो रेट पहले 5% होता था वो 2 हो गया है, तो ठीक बोला था,
ये पहले 5 होता था 2, मतलब टीडीएस के रेट्स को गिराया गया है। तो अगर एक सिंपल सा लॉजिक याद रखना, जहां जहां पहले आपने 5 याद किया था वो सब जगह 2 हो गया है। सिमिलरली ब्रोकरेज पे कमीशन पे भी पहले 5% होता था, अभी 2% हो गया है। अच्छा, 194M की अगर मैं बात करूं तो ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कमीशन और ब्रोकरेज फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज वाले पे भी जो रेट 5% होता था वो 2 हो गया है। 194O की बात करें अगर, यहाँ पे ध्यान देना, 194O की बात करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ रेट चेंज किया है, जो पहले 1% होता था वो कितना कर दिया है, 0.1%। 194IB की बात करें तो वही रेट चेंज हुआ है, पहले 5% होता था अभी 2%। अब देख रहे हो कोई खासा चेंज नहीं है टीडीएस में, बस रेट चेंज हो गया है। 194T, इस पे ध्यान दो, इसमें इन्होंने ये क्या एड ऑन कर दिया कि अगर आप पार्टनर को, फर्म के पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस दे रहे हो और अगर वो 20,000 रुपए है उसकी लिमिट, इससे ज्यादा होता है तो क्या होगा, टीडीएस कटेगा 10% से, ये याद रखना। चलो, सो मेरे बच्चों, हमारे पास ये सारी थी अपनी टैक्स की अमेंडमेंट्स, बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ कैपिटल गेन की थोड़ी सी अच्छी खासी थी जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी। कैपिटल गेन में थोड़ी सी ज्यादा अमेंडमेंट्स आपको दिखी, बाकी अमेंडमेंट्स ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत ही ज्यादा हो। हमने बहुत ही स्पीडली कवर किया ताकि आप सब बच्चे अगर इस सेशन को लास्ट टाइम पे भी देखो तो आप समझ पाओ कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चेंज आया है। मैं एकदम टू द पॉइंट रही हूँ, मैंने यहाँ पे कोई आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, मैंने इस लेक्चर को कोई 3 घंटे 4 घंटे का नहीं बनाया। मैं चाहती थी ये लेक्चर एक इफेक्टिव लेक्चर रहे, ये उन सभी बच्चों के लिए रहे जो बच्चे अमेंडमेंट देखना चाहते हैं, क्योंकि डिटेल स्टडी तो हम क्लास में कर ही लेते हैं। आप यही जानना चाहते हो कि क्या चेंज आया, तो मैंने इस सेशन को रखा भी उसी व्यू से कि आखिरकार चेंज आया क्या। हमने सभी चेंजेस को बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया। तो ये सभी चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, पढ़ के जाना, ध्यान रखना इनको। और यही बोलूंगी कि अब वक्त ज्यादा नहीं बचा, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ध्यान रखो अपना।